चलिए दोस्तों, साइलेंट साइलेंट बैठिए आराम से। आइए दोस्तों क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पे और कुछ नहीं ज्यादा है, घिसते रहेंगे भर दिन, बायोलॉजी चलता रहेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर आइए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पढ़ लिए थे ना, लिपिड और एंजाइम आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों समाप्त करते हैं। अगला ये चैप्टर उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, और जो भी चीज नहीं समझे ना क्वेश्चन पर समझा रहे। आइए क्वेश्चन पे। आप अभी तो बायोलॉजी समाप्त नहीं हो रहा है, एक बार लिपिड और एंजाइम को पढ़िएगा। सारा इस चैप्टर में रटने वाला तथ्य है, कोई बहुत चीज ज्यादा समझने वाला तथ्य नहीं है, एकदम अधिकांश तथ्य को रटना है। तो इसीलिए आइए क्वेश्चन करते हैं इसका। आइए दोस्तों आ जाइए सब प्रश्न पर। सिर्फ इस चैप्टर में लिपिड और एंजाइम नहीं पढ़ा है, विटामिन को भी याद करना है। विटामिन में भी पढ़ाने वाला कोई ज्यादा चीज है नहीं, तो अधिकांश चीज इस चैप्टर में रटने वाला है, एकदम रट्टा मार है। अब जो रट्टा मारे दोस्तों उसको हम भी पढ़ाएंगे, रट्टी मारकर पढ़ाएंगे। इससे अच्छा है कि अभी रट्टा मार लीजिए, बेकार मेरा मेहनत थोड़ा कम हो जाएगा क्या। तो इसके बाद जितना भी चैप्टर है सब इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से प्रश्न भी बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते तो हैं। और एक एक प्रश्न का महत्व दोस्तों, तो हम लोग इस चैप्टर को जल्दी से अब तिलांजलि दे दें, और आगे एक चैप्टर इससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है तो उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, रिस्पिरेशन का। कहां भाग रहे? लगता है मार करने गया है। हाँ, जोश में इतना भागा, लगता है कि एसपी वही है पटना का। ठीक है, आगे जी। आओ तो हमको तो लगा मार करने चले गए। आइए दोस्तों, पहला निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? तो विटामिन नहीं बनाए जाते, एंजाइम बनता है, और एंजाइम का निर्माण कोशिका द्रव में होता है। प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड के द्वारा कोशिका का राइबोसोम करता है। हार्मोन का निर्माण मानव के अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। लेकिन विटामिन का निर्माण शरीर में संभव नहीं है, उसे आपको पौधे या जंतु के उत्पादों से ग्रहण करना पड़ेगा। और जंतु के उत्पाद से नहीं, विटामिन का मुख्य स्रोत पौधे के ही उत्पाद होते हैं। तो विटामिन शरीर में नहीं बनते हैं, लेकिन दो विटामिन अपवाद है, विटामिन ए और विटामिन के। विटामिन ए और विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन के, इन दोनों का निर्माण हो सकता है, ठीक है, लेकिन अन्य कोई भी विटामिन ए का निर्माण नहीं हो सकता है। विटामिन के का निर्माण हमारे बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। बड़ी आंत में क्या रहते हैं? बैक्टीरिया, उसी के द्वारा होता है। और विटामिन ए का निर्माण तब होता है जब हम ऐसे पौधे के उत्पाद खाते हैं जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। वही कैरोटीन हमारे शरीर में जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो विटामिन का निर्माण संभव नहीं है शरीर में, जंतुओं के शरीर में। पौधों में हो सकता है विटामिन का निर्माण, लेकिन जंतु में, लेकिन विटामिन ए और के का निर्माण हो सकता है। विटामिन ए का निर्माण कैरोटीन करता है, और के का निर्माण किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अब कहिए इस प्रश्न में कोई दिक्कत है? आते हैं दूसरा। जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है? जीवन तंत्र में एंजाइम का कार्य है जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करना। जैविक क्रिया क्या? जैसे पाचन एक जैविक क्रिया है, श्वसन एक जैविक क्रिया है, उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। और जैविक क्रिया उन सभी क्रियाओं को कहते हैं जिसके बदौलत शरीर जिंदा रहता है। यानी वे प्रक्रियाएं
जिसके अभाव में शरीर को जिंदा रखना संभव नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक क्रिया है। जैसे पाचन नहीं होगा, शरीर जीवित नहीं रह सकता है। श्वसन के अभाव में शरीर जिंदा नहीं रह सकता, उत्सर्जन के अभाव में शरीर जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, उसे हम जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो जैविक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम एंजाइम के द्वारा करता होता है। यानी एंजाइम के अभाव में ना तो हमारे शरीर में पाचन हो सकता है, एंजाइम के अभाव में ना तो हमारे शरीर में श्वसन हो सकता है, एंजाइम के अभाव में ना तो हमारे शरीर में उत्सर्जन हो सकता है। उत्प्रेरित करने के कारण एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। यानी एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है, जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है, बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। क्लियर? उत्प्रेरक, कोई दिक्कत? समझ गए? और एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम किससे बनता है दोस्तों? प्रोटीन। एंजाइम बनने के लिए शरीर में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य काम, पहला मुख्य काम है एंजाइम का निर्माण करवाना। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए कम से कम 3 कार्बन अणु की जरूरत होती है। कम से कम 3, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट, वैसे भी आप मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़े होंगे कि मोनोसेक्राइड में कम से कम 2 और अधिकतम 7 रहता है। लेकिन 2 वाला कोई मोनोसेक्राइड नहीं है, 2 वाला कोई मोनोसेक्राइड नहीं है। इसीलिए एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम 3 कार्बन होनी चाहिए। कोई दिक्कत? ये क्या हो रहा है जी इसमें? ऑटोमेटिक। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का वनस्पति का मतलब पौधा, वनस्पति का मतलब पौधा, वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? कौन? सेलुलोज। क्योंकि सेलुलोज से ही पौधा का क्या तैयार होता है? सेलवाल तैयार होता है, कोशिका भित्ति तैयार होता है। इसीलिए वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक कौन है? सेलुलोज। कितना प्रश्न है? इसका मतलब गणनीय है। माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? माल्टोज आप ये पढ़ चुके हैं 6 नंबर चैप्टर में। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किसमें बदलते हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। यानी कि एक माल्टोज अणु टूटकर ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करते हैं। भूल गए? तो माल्टोज का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज बनता है। और एक माल्टोज का अणु टूट करके कितने ग्लूकोज के अणु बनाते हैं? 2। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? फ्रक्टोज। सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन? अरे तोरे के ये निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? तो कौन है दोस्तों? फ्रक्टोज। लेकिन फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे मीठी शर्करा है। कई प्रकार के शर्करा को लैब में तैयार किया गया, जैसे सेक्रिन का नाम सुने हैं? सेक्रिन 200 चीनी से 220 गुना ज्यादा मीठा होता है, लेकिन वो कृत्रिम शर्करा है। प्राकृतिक रूप से जो शर्करा सबसे मीठी है वे फ्रक्टोज है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? शहद में और किसमें? फलों में। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? शहद के मीठे स्वाद का कारण क्या है? प्रकृति का सबसे मीठा शर्करा कौन है? फ्रक्टोज है। सुक्रोज के जल अपघटन। आप जानते हैं कि सुक्रोज जो कि गन्ने में मुख्य रूप से पाया जाता है, सुक्रोज का जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। तो सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है?
बस अब ये याद रखने वाला तत्व है कि इन्वर्सन की प्रक्रिया क्या है। तो सुक्रोज के जल अपघटन होने से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन्वर्सन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इन्वर्सन कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस अभिकर्मक किसको कहते हैं? तो टॉलेंस अभिकर्मक का फॉर्मूला आता है AgNH3 और OH, यही है टॉलेंस अभिकर्मक, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस अभिकर्मक यानी कि टॉलेंस रिएजेंट। अब देखिए करा कि कौन टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता, मतलब किसको इसमें मिला देने से जो विलयन बनेगा एकदम चांदी के तरह, मिरर के तरह प्रतीत होगा। तो ये दोस्तों कौन है? ग्लूकोज। टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है कौन? या आपको अब इस तरह से भी पूछा जाएगा कि ग्लूकोज को टॉलेंस अभिकर्मक के डालने पर प्राप्त विलयन किस प्रकार दिखाई देगा? रजत दर्पण। अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो दोनों रहते हैं। जो अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमीनो दोनों पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड बना करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूल जोड़ करके फिर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? विटामिन B1 के कमी से बेरी, यही सही सुमेलित है। रतौंधी विटामिन A के कमी से होता है, अस्कर्बी विटामिन C के कमी से होता है, अरिकेटस विटामिन D के कमी से होता है। तो सुमेलित कौन है? A। सुमेलित कौन है दोस्तों? A। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन में वसा में जो घुलनशील नहीं है वे कौन है? B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। तो आंसर क्या होगा? लेकिन ध्यान रखिएगा, विटामिन B कॉम्प्लेक्स श्रेणी का एक विटामिन है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स श्रेणी का एक विटामिन है विटामिन B12। यह वसा में यह जल में घुलनशील। B कॉम्प्लेक्स श्रेणी के सभी विटामिन जल में घुलनशील है। B कॉम्प्लेक्स श्रेणी का बहुत विटामिन जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन B12 नहीं है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? विटामिन A का प्रमुख स्रोत कौन है? गाजर है। कौन है दोस्तों? गाजर। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर में जाकर विटामिन A में कन्वर्ट होते हैं। तो गाजर होगा तो दूध उसके साथ है, तो ये भी हो जाएगा। यानी सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका क्या है? पालक और धनिया से आपको लोहा मिलेगा, लोहा। चना मटर से प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन। तेल और वसा से वसा, ये तो वसा मिलेगा, तेल वसा। दूध और गाजर। आगे, निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? स्टार्च और सेलुलोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, लैक्टोज और गैलेक्टोज डाइसेकेराइड है। तो ये मोनोसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड है। कोई दिक्कत? प्रोटीन का विघटन होने से क्या बनेगा? अमीनो अम्ल बनेगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं, तो इसका विघटन होने के बाद क्या बनेगा दोस्तों? अमीनो अम्ल बनेगा। अगला, केन शुगर सुक्रोज को कहा जाता है। केन शुगर किसको कहा जाता है? और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। केन शुगर किसको कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है। केन शुगर किसको कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H12O11। कोई दिक्कत? अमीनो एसिड की कुल संख्या 20। बाप रे, कौन बोले हो इतना जोर से? 20 बोले। 17। स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, तीनों का जल अपघटन करिएगा तो लास्ट में आपको क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। चाहे स्टार्च या अलग अलग पूछ दे कि स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। सेलुलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजेन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? कोई दिक्कत? अगला, गर्म करने पर प्रोटीन का विघटन होना विनेचुरीकरण कहलाता है या डीनेचुरेशन कहलाता है।
डीनेचुरेशन या विनेचुरीकरण, या इसको विकृतीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोकोबाल्ट एमीन नाम दिया गया किसको? विटामिन 2। और इसके कमी से घातक एनीमिया यानी कि बच नहीं सकता आदमी। अगला, उपापचय की क्रिया के दो मुख्य भाग क्या है? उपापचय मेटाबॉलिज्म। आप समझ लीजिए मेटाबॉलिज्म क्या है, पहले उसको समझ लीजिए कि मेटाबॉलिज्म है क्या। शरीर को जिंदा रखने के लिए उनके कोशिकाओं में लगातार पाचन होता है, उनके कोशिका में लगातार श्वसन होते रहता है, उनके कोशिका में लगातार उत्सर्जन होते रहता है, उनके कोशिका में लगातार और भी जैविक प्रक्रियाएं लगातार होते रहता है। और सभी जैविक प्रक्रियाओं के दौरान कोशिकाओं में कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती रहती। एक सजीव के शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए उनके कोशिकाओं में लगातार कई रासायनिक अभिक्रियाएं लगातार होती रहती है। और इन सब में आप पाचन की प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं और देखे थे कि पाचन में कितने रासायनिक अभिक्रिया होती है। आगे हम जब श्वसन और उत्सर्जन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि कितना रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो एक सजीव के शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए उनके कोशिकाओं में कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया लगातार होते रहती है। और कोशिकाएं में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सजीव के शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए उनके कोशिकाओं में होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के दो भाग है दोस्तों। मेटाबॉलिज्म कितने भाग? दो भाग। एक है आपको कैटेबॉलिज्म, हिंदी में भी कैटेबॉलिज्म, और दूसरा है आपको एनाबॉलिज्म। कैटेबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म क्या है समझ गए ना? शरीर के कोशिकाओं में होने वाले समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहता है। और मेटाबॉलिज्म कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और, अब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब बड़े अणु, ध्यान दीजिए, कैटाबॉलिज्म का मतलब जब बड़े अणु का छोटे अणु में टूटना क्या कहलाता है? कैटेबॉलिज्म। यानी जब बड़े अणु विघटित होकर या जब बड़े अणु का जल अपघटन होता है तो वे छोटे अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही क्या कहलाता है? कैटेबॉलिज्म। जैसे पाचन के दौरान प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना, पाचन के दौरान प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? कैटेबॉलिज्म कहलाएगा। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे अणु का आपस में जुटकर बड़े अणु का निर्माण होना। बड़े अणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। जैसे राइबोसोम, कोशिका स्थित राइबोसोम अमीनो एसिड को जोड़ करके पुनः क्या निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। या आप जानते हैं कि अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर अमीनो एसिड बनाते हैं। तो अमीनो एसिड का प्रोटीन बनना एनाबॉलिज्म है, अब प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना कैटाबॉलिज्म है। यानी कैटाबॉलिज्म का साधारण अर्थ टूटना, एनाबॉलिज्म का साधारण अर्थ जुटना। एनाबॉलिज्म का साधारण अर्थ क्या हो गया? जुटना। एनाबॉलिज्म का साधारण अर्थ क्या हो गया? जुटना। तो उपापचय को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन हो गया? कैटेबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटेबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन है? आप जानते होंगे खट्टे फल विटामिन सी के उत्तम स्रोत होते हैं। खट्टे फल विटामिन सी के उत्तम स्रोत होते हैं, इसमें कोई दिक्कत? विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। एंजाइमों की क्रिया होती सबसे उपयुक्त तापमान 20 से
और जब कोई एक ही टेम्परेचर दे दे, कोई टेम्परेचर रेंज ना देकर एक टेम्परेचर दे दे, तो सबसे अच्छा कौन टेम्परेचर, यानी कि शरीर के सामान्य तापक्रम पर ही शरीर के सभी एंजाइम सुचारू रूप से काम करते। अगला, अमीनो एसिड श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य कौन है, ग्लाइसिन है। क्या है दोस्तों, अब अमीनो एसिड 10 दूनी 20, 10 आवश्यक 10 गैर आवश्यक पढ़े थे, दोनों के 1-2 बार पढ़िएगा, ठीक है। अब नहीं पढ़िएगा तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा रट्टा मारिए तब कि सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य वाला अमीनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन है, सीधा रटिए जाना है दोस्तों। अब कहिएगा परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तब क्या करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं बनाएगा दोस्तों, ठीक है। हेलर परीक्षण के द्वारा अकार्बनिक एसिड का परीक्षण किया जाता है। एसिड 2 प्रकार का होता है, जैसे एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक एसिड है एसिटिक एसिड। ये CH3 ये है आपका एसिटिक एसिड, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कैसा एसिड है, और कार्बनिक एसिड है। क्यों, तो इसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं है। वही एसिटिक एसिड क्या है, कार्बनिक एसिड है, क्यों, तो इसमें कार्बन की उपस्थिति है। यानी कि एसिड का भी बंटवारा 2 भागों में बांट सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अकार्बनिक एसिड और कार्बनिक। और हेलर परीक्षण के द्वारा अकार्बनिक एसिड का पता लगाया जाता है। किसी भी उत्पाद में अकार्बनिक एसिड है कि नहीं, वे हेलर परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। अगला, प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण है ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण। अब ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण क्या है दोस्तों, तो ये सब बहुत हाई लेवल के डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेंज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। और इसका यानी कि ये सब परीक्षण को मूलतः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन आप उतना में नहीं जानिए, याद रखिए। और ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण से ना प्रोटीन को प्रमाणित किया जा सकता है, बल्कि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को भी पता लगाया जा सकता है ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण से, ठीक है। ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण से प्रोटीन को भी प्रमाणित किया जा सकता है, और प्रोटीन के साथ साथ किसको, कार्बोहाइड्रेट को भी प्रमाणित किया जा सकता है। प्रोटीन के साथ साथ किसको, कार्बोहाइड्रेट। ये देखिए ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है किससे, तो यहां पर 3 परीक्षण हो गया है दोस्तों, 3 परीक्षण और 3 परीक्षण में हेलर परीक्षण के द्वारा किया, ज़ैंथोप्रोटिक परीक्षण के द्वारा किया, ज़ैंथोप्रोटिन के द्वारा का प्रोटीन के अलावे, याद रहेगा कि नहीं दोस्तों। प्रोटीन के अणु पर विद्युत आवेश होता है, क्योंकि वे क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। देखिए अणु 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, तो ये हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, उसमें क्लियर करेंगे कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। लेकिन प्रोटीन के अणु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति, इसके मॉलिक्यूल्स जो है दोस्तों पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। विकृत गंध, विकृत गंध का मतलब दुर्गंध, विकृत गंध का मतलब जब किसी पदार्थ का पूर्ण जल अपघटन नहीं होकर आंशिक जल अपघटन होता है तो उससे ही विकृत गंध निकलता है। जैसे शराब निर्माण की प्रक्रिया जब होती है तो शराब बनने के दौरान आप देखिएगा एक खास प्रकार का गंध आते रहता है, और जब शराब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है वे गंध क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो गंध तब तक आ रहा था जब तक उसका जल अपघटन कंप्लीट नहीं हुआ था, हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट नहीं हुआ था, आंशिक रूप से हाइड्रोलाइसिस हुआ था। तो बिग एंटीऑक्सीडेंट है सेलेनियम। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को खराब होने से बचाते हैं। जैसे आप चिप्स कुरकुरे का पैकेट खरीदते होंगे, उसमें हवा भरा रहता है, और उसमें जो हवा भरा रहता है वो नाइट्रोजन गैस है। कौन गैस है, नाइट्रोजन गैस चिप्स और कुरकुरों को लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क आने से रोक देता है, और नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, इसलिए वो चिप्स और कुरकुरे के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता और चिप्स और कुरकुरे लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो यह नाइट्रोजन भी एक तरह का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। आप देखेंगे अचार को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए उसमें भारी मात्रा में नमक मिला दिया जाता है।
यह नमक भी किसका काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट का। यानी एंटीऑक्सीडेंट ऐसा पदार्थ जो वस्तुओं को खराब होने से क्या करे? बचाए। तो सेलेनियम सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये मानव खाद्य पदार्थों में ये नहीं मिलाया जाता, क्योंकि मानव के लिए क्या है? जहरीला है। क्या है दोस्तों? जहरीला है। ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इससे पहले बताए थे। तीनों का जल अपघटन से क्या मिलेगा? तो इसका मतलब है तीनों को जुड़ने से भी क्या बनेगा? तो ग्लाइकोजन किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। सेलुलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। एस्टेरोल एवं एस्टेरॉइड एक प्रकार का लिपिड है, और यह व्युत्पन्न लिपिड है। कौन सा लिपिड है? व्युत्पन्न लिपिड। लिपिड तीन प्रकार के होते हैं: साधारण लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड है। तो एस्टेरोल, एस्टेरॉइड, कोलेस्ट्रोल और कौन हो गया? कोलेस्ट्रोल, एर्गेस्टेरोल, ये सभी के सभी एस्टेरोल, एस्टेरॉइड, कोलेस्टेरोल, एर्गेस्ट्रोल, ये सारे के सारे कैसे लिपिड है? व्युत्पन्न लिपिड है, डराइव्ड लिपिड है। ध्यान दीजिए, एस्टेरोल, एस्टेरॉइड, कोलेस्ट्रोल, एर्गेस्ट्रोल, ये सारे के सारे कैसे लिपिड है? व्युत्पन्न लिपिड है। कैसे लिपिड है? व्युत्पन्न लिपिड है। कौन मोनोसेक्राइड है? यहां पर थोड़ा गलती है, कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? तो राइबोज मोनोसेक्राइड है? नहीं है। फ्रक्टोज है? ग्लिसरॉल्डाइड है? लैक्टोज है? लैक्टोज डाइसेक्राइड है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सही करिएगा, निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड नहीं है? निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड, ये प्रश्न होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड नहीं है, ये प्रश्न होनी चाहिए। और इसमें राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड ये मोनोसेक्राइड है, लेकिन लैक्टोज हमारा क्या है? डाइसेक्राइड है। लैक्टोज हमारा क्या है दोस्तों? डाइसेक्राइड है। लैक्टोज हमारा क्या है? गन्ने का शक्कर, गन्ने का शक्कर में दोस्तों सुक्रोज रहते हैं। क्या रहते हैं? सुक्रोज जल अपघटन होने पर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं और फ्रक्टोज बनाते हैं। तो या तो आंसर सुक्रोज दीजिए, नहीं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दीजिए। विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरत है? विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरी है? हेपारिन के संश्लेषण के लिए हेपेरिन होगा संश्लेषण में, बिल्कुल। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, बिल्कुल। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने, बिल्कुल। इसका आंसर क्या होगा? अब दोस्तों हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन ये सब वे फैक्टर हैं जो रक्त को जमने में मदद करते हैं, जो रक्त को जमने में मदद करते हैं। अब रक्त कैसे जमता है ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन इन सब का संबंध रक्त से है, ब्लड से है। और विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो रक्त को जमने में सहायता करता है। और रक्त जमना तब जरूरी होता है दोस्तों, रक्त जमना तब जरूरी होता है जब किसी कारणवश हमारे शरीर से रक्त स्राव होने लगे। तो रक्त नहीं जमेगा तो लगातार रक्त बहते रहेगा। और रक्त जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? के है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? डी। अब रक्त जमने में ये सब कैसे मदद करते हैं वो आगे के चैप्टर में आपको डिटेल से पता लगेगा दोस्तों। हेपेरिन एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसेक्राइड है जो शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है, जो शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। निम्नलिखित में किस विटामिन के कारण कैल्शियम की कमी होती है? अगर शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाए तो शरीर में स्थित कैल्शियम हड्डियों से नहीं जुटता है, यानी कि हड्डियों के और दांतों के स्वस्थ विकास के लिए किसकी जरूरी है? लेकिन अगर विटामिन डी आपके शरीर में पर्याप्त नहीं है तो शरीर में कैल्शियम रहने के बावजूद वे हड्डी और दांतों से नहीं जुटेगा और आपका हड्डी और दांत कमजोर हो जाएगा। तो कैल्शियम हड्डी से
और दांतों से जो जुटते हैं उसे जोड़ने के लिए उत्प्रेरित कौन करता है? विटामिन डी करता है। विटामिन डी के अभाव में शरीर में कैल्शियम रहने पर भी उसका उपयोग हमारा शरीर में नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में किसके अणु के बारंबारता से सेलुलोज, ये तो ग्लूकोज यानी सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तीनों किसका बहुलक है? बारंबारता मतलब बार बार अणु के जुटने से, यानी कि सीधा समझिए ना, किसके बहुलीकरण से सेलुलोज बनता है? स्टार्च भी किसके बहुलीकरण से बनता है? ग्लाइकोजन भी किसके बहुलीकरण से बनता है? निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है? ग्लूटामीन। कौन है? यानी कि शरीर में कई प्रकार के प्रोटीन की जरूरत है, जैसे मायोसिन प्रोटीन, हिस्टामिन प्रोटीन। नाम सुने आप? हिस्टामिन प्रोटीन का नाम सुने होंगे क्योंकि ये 2 नंबर चैप्टर में हम पढ़ाए थे। तो जितने भी प्रकार के प्रोटीन है, सब प्रकार के प्रोटीन बनवाने में ग्लूटामीन सक्षम है। इसीलिए ग्लूटामीन को क्या कहते हैं? सर्वाधिक दान करता, सर्वाधिक दान करता, सर्वाधिक दान करता। निम्नलिखित में किसके कमी से पेलेग्रा रोग होता है? पेलेग्रा रोग किसके कमी से? नियासिन। नियासिन को क्या कहते हैं? विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। और इसी के कमी से क्या होता है? पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग में त्वचा प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं? त्वचा। ग्लाइसिन क्या है? याद किए थे? ग्लाइसिन इसमें क्या है? जैसे आप अमीनो एसिड 10 आवश्यक 10 गैर आवश्यक अमीनो एसिड जो है उसको अगर बार बार पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत है? अब वही अमीनो एसिड को अगर आप एक भी बार नहीं पढ़े हैं और एग्जाम में मान लीजिए आ गया क्वेश्चन ग्लाइसिन क्या है, अच्छा ग्लाइसिन क्या है? लिपिड फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट होगा, मार के निकल गया। इस तरह का परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। अब देखिए ये प्रश्न आपको तभी बन सकता है जब आप सारे अमीनो एसिड को सिर्फ 1-2 बार पढ़े होंगे। 1-2 बार पढ़े होंगे ना, आपको तुरंत अंदाजा लग जाए अच्छा ग्लाइसिन पढ़े, अमीनो एसिड है यह। इसीलिए 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा। 10 आवश्यक 10 गैर आवश्यक जो अमीनो एसिड है उन सब का नाम 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा। 1-2 बार पढ़ने से क्या होगा? जैसे इस सवाल को अगर पढ़े होते तो इस सवाल को बनाने में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। मायोसिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है और यह प्रोटीन हमारे मांसपेशी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मांसपेशी में पाया जाता है। फाइब्रस प्रोटीन किस में पाया जाता है? मांसपेशी में। पॉलीन्यूरिटिस रोग किसके कमी से होता है? पॉलीन्यूरिटिस रोग विटामिन B1 के कमी से होता है। किसके कमी से? अब विटामिन B1 को क्या कहते हैं? उपापचय बताए थे ना, मेटाबॉलिज्म। इस पॉलीन्यूरिटिस रोग में मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ा जाता है, मेटाबॉलिज्म। निम्नलिखित में कौन अत्यंत ही अनिवार्य अमीनो अम्ल है? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन अत्यंत ही अनिवार्य अमीनो अम्ल है? ट्रिप्टोफेन। निम्नलिखित में किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है? किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा? साइट्रस फल का सीधा संबंध किससे है? सी से है। निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर शेष सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल है? एबानिन। कौन है दोस्तों? एबानिन। एबानिन को छोड़ दीजिए तो सब आवश्यक अनिवार्य अमीनो अम्ल है। देखिए इस तरह का प्रश्न जो है इसको डायरेक्ट याद कर लेना है, रट जाना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है दोस्तों। हीमोग्लोबिन क्या? हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है ना। हीमोग्लोबिन एक प्रकार ग्लोबिन प्रोटीन से बना है। जिस प्रोटीन में लोहा, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्रोटीन कहते थे। हीमोग्लोबिन एक क्या है? क्रोमोप्रोटीन है। सभी एंजाइम का आधार क्या है? प्रोटीन। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं?
अगला, पेप्टाइड बंधन किसकी विशेषता है? पेप्टाइड बंधन किसकी विशेषता है? अमीनो अम्ल की विशेषता। अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और फिर पॉलीपेप्टाइड का अणु जुड़ करके क्या बन जाते हैं? कहाँ है नोट जी? आइए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वसा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एस्टेरोल भी है, इसीलिए वसा से ज्यादा बेहतर आंसर क्या है? एस्ट्रोल के ही अणु को लीवर जोड़कर क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल। निश्चित रूप से हमारे ऑप्शन में एस्टेरोल नहीं रहता तो इसका आंसर क्या होता है? लेकिन एस्टेरोल ऑप्शन में है तो इसका आंसर क्या होगा? तो असंतृप्त वसा। असंतृप्त, देखिए वसा साधारण लिपिड जो है, साधारण लिपिड दो प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। उसमें एस्टेरोल जो है ना एक प्रकार का असंतृप्त वसा लेने से होता है, यानी असंतृप्त वसा का आप ज्यादा सेवन करते हैं तो वे अंत में आपके शरीर में एस्टेरोल बनता है और फिर एस्टेरोल को लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है? कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर, और ये शरीर के लिए हानिकारक है। अगर 200 मिलीग्राम से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में हो गया तो कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी। और हार्ट अटैक वाला बीमारी बड़ी गड़बड़ बीमारी है। अब ये बात करके जाएगा, फोन आएगा, क्या हुआ, मर गया, आज थोड़ा अभी तुरंत बात। ऐसा घटना खूब होता है। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल, ये सब हृदय गति के लिए जिम्मेवार है। हृदय के स्वस्थ रूप से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल निर्धारित मात्रा में रहना जरूरी है। ज्यादा मात्रा में रहेगा इसका सीधा इफेक्ट हमारे हृदय पर पड़ता है। और हार्ट अटैक वाला हृदय का, यानी कि हृदय का किसी को प्रॉब्लम है, कब वो खत्म हो जाएगा कहना मुश्किल है। हाँ, बस पर जा रहे थे, एकाएक हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, मर गया। निम्नलिखित में कौन एक लिपिड नहीं है? काइटिन। काइटिन दोस्तों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कौन कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होते हैं? तो पहला तापमान के प्रति और दूसरा पीएच मान के प्रति। तापमान कम ज्यादा होगा एंजाइम की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी। पीएच कम ज्यादा होगा तो एंजाइम की कार्य क्षमता प्रभावित हो जाएगी। तो एंजाइम मुख्य रूप से किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? तो फिलहाल तापमान तो ऑप्शन में है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड एक प्रकार का संतृप्त वसा अम्ल है, और संतृप्त वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है हमारे ब्लड में। प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको बताए थे एंजाइम बनाना है, यानी क्या? जैव उत्प्रेरक के रूप में होता है, और जैव उत्प्रेरक एंजाइम को ही कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? एंजाइम को। अगला, लिपिड क्या है? लिपिड एक प्रकार का एस्टर है। एस्टर जब, ठीक है, कीटोन, ठीक है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कीटोन ग्रुप हो, एक ऐसा कार्बनिक ऑक्साइड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ऐसे दोनों यौगिक जब आपस में अभिक्रिया करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? एस्टर। यानी एस्टर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कीटोन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपसी रिएक्शन से बनता है, और इसमें खास प्रकार की सुगंध होती है। दोस्तों आप देखे होंगे कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कोई विशेष सुगंध नहीं होती है, होती है, लेकिन वसा में विशेष सुगंध होता है। जैसे घी में एक विशेष सुगंध होता है, लेकिन क्या दाल में वैसा विशेष सुगंध होता है? चावल में वैसा कोई विशेष सुगंध होता है जो घी में है? तो घी जो है एक प्रकार का वसा है, अर्थात एस्टर, और एस्टर सुगंधित पदार्थ होता है। लैब में कई कृत्रिम तरीके से एस्टर बना करके परफ्यूम बनाए जाते हैं। जितने भी परफ्यूम होता है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरे होते हैं, ठीक है जी। परफ्यूम जो दिखाया जाता है, लीजिए गुलाब का, ये जस्मीन का, ठीक है, वगैरह वगैरह, आपको क्या लगता है वो ओरिजिनल है? उतना गुलाब पैदा नहीं होता है जितना गुलाब का परफ्यूम मारकर लोग घूम रहा है। सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। और कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है?
हाँ, तो लैब में कई ऐसे एस्टर, सुगंधित एस्टर तैयार किए गए हैं जिसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में होता है। या कहिए कि जितने भी परफ्यूम होते हैं उसके अनिवार्य घटक, अनिवार्य कंपोनेंट कौन होते हैं? एस्टर होते हैं। निम्नलिखित में कौन संतृप्त फैटी अम्ल है? ब्यूटरिक। कौन है? देखिए, उलेइक, इरूसिक, पाल्मिटोलेइक, ये तीनों असंतृप्त है, लेकिन ब्यूटरिक क्या है? अम्ल। एक बार देख लीजिए संतृप्त और संतृप्त का लिस्ट आपके नोट में दिया हुआ, देख लीजिए तो प्रश्न सही बना है गलत बना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आइए दोस्तों, 59 देख लिया ना, संतृप्त और संतृप्त का लिस्ट। ब्यूटरिक अम्ल कहां पाया जाता है? मक्खन में। ब्यूटरिक अम्ल कहां पाया जाता है? मक्खन में। आइए 59 नंबर, जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है। बिल्कुल, जीवित पदार्थ चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, उनके शरीर में 60% लगभग क्या होता है? जल होता है। पौधा में भी और जंतु में भी। और जल एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? जल H2O, इसमें कार्बन है, जिसमें कार्बन नहीं होता उसे ही क्या कहते हैं? तो यह कथन बिल्कुल सही है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या यहां पर सही है? दोनों कथन क्या है? सही है। कोई दिक्कत? आइए आगे। पपीते में मुख्य रूप से विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। पपीता में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है, लेकिन पपीता में विटामिन ए से ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, पपीता विटामिन ए और सी दोनों का प्रचुरतम स्रोत है। पपीता में विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन पपीता में विटामिन ए से ज्यादा क्या पाया जाता है? सी पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक कैलोरी फ्री आहार है? जल। यानी कि जल पीने से किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जल पीने से किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति, लेकिन हमारे शरीर में उपापचय जल की अनुपस्थिति में हो ही नहीं सकता है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं ना, सब किसके उपस्थिति में होते हैं? जल की उपस्थिति में होते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? एस्टार। दो चीज याद रखिएगा, टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण कौन देता है? ग्लूकोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? ग्लूकोज। कौन देता है दोस्तों? और कौन कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? स्टार्च। याद रहेगा दोनों। टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण कौन? ग्लूकोज। और आयोडीन में किस कार्बोहाइड्रेट को डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, न तो कोशिकाएं सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का संश्लेषण कर पाती है, न ही वसा अम्ल का। सही है। अमीनो अम्ल मानव शरीर से संग्रहित नहीं रहते, मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते, नहीं, मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, उसका निर्माण होता है और कुछ हमें बाहर से अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। तो यह भी सही है। प्रति ग्राम वसा की उपापचय से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सही है। यानी ए बी सी क्या है? इसका मतलब गलत कौन है? कर प्रोटीन केवल पादप यानी कि पौधों के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं।
मछली खाएंगे प्रोटीन मिलेगा, मांस खाएंगे प्रोटीन मिलेगा। और आपको बताए थे कि पौधों से प्राप्त प्रोटीन के तुलना में जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा देता है? तो मानव शरीर में ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो किससे? एटीपी से। मानव शरीर जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो किससे दोस्तों? एटीपी से प्राप्त करता है। एटीपी का जल अपघटन होता है। क्या होता है दोस्तों? एटीपी का निर्माण जो होता है दोस्तों श्वसन के दौरान होता है। एटीपी का निर्माण कब होता है? और जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो एटीपी का जल अपघटन होता है, जिससे एडीपी बनते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप बनते हैं, और फिर क्या बनते हैं दोस्तों? ऊर्जा बनते हैं। तो ये प्रक्रिया एटीपी से एडीपी, बाकी कोई प्रक्रिया नहीं है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। एक जीवित शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है केवल और केवल किस अणु से? एटीपी के अणु से। एक जीवित शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है केवल किस अणु से होती है दोस्तों? एटीपी से होती है। और एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? जब श्वसन का अगला चैप्टर श्वसन ही है, जिसमें हम पूरी तरह समझेंगे कि एटीपी आखिर कैसे बना। तो एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी ऊर्जा की जरूरत हुआ एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो गया, जल अपघटन हो गया, उसके बाद एटीपी एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर एक फॉस्फेट, और ऊर्जा में टूट गया। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? एमाइलोज पाए जाते हैं। एमाइलोज पाए जाते हैं। एमाइलोज कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ही बासमती चावल क्या हो जाते हैं? लंबे लंबे हो जाते हैं। वैसे बासमती चावल तो लंबे लंबे होते ही हैं, पकाने के बाद और लंबे हो जाते हैं। निम्न में किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा। करौंदा नहीं जानते हैं? बहुत पौधा है, कितना जानिएगा? क्या है? पौधा का कमी है? ठीक है, तो करौंदा नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि करौंदा फल है और इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए दोस्तों, भैंस के दूध में औसत, हम भी ज्यादा नहीं जानते हैं दोस्तों, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। और सभी दूधों में सबसे ज्यादा भैंस में ही होता है। मानव के बाल एवं नख, मानव के बाल एवं नख और पशुओं के खूर एवं सींग, मानव के बाल एवं नख और पशुओं के खूर एवं सींग किसके बने होते हैं? केराटिन। और केराटिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन है। यह कैसा प्रोटीन दोस्तों? रेशेदार प्रोटीन है। गेहूं के रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? ग्लूटीन है। गेहूं में देखिएगा, आटा जब आप सानते हैं पानी देने से धीरे अच्छी तरह से लोई बन जाता है ना, उसमें एक खास प्रकार के प्रोटीन के उपस्थिति कारण, वो कौन है? ग्लूटीन। ग्लूटीन नहीं रहेगा, ग्लूटीन नहीं रहेगा तो गेहूं ठीक तरह से, गेहूं के आटे ठीक तरह से सनाएगा नहीं, उसका लोई ठीक तरह से नहीं बनाएगा। ठीक है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में, कोई चीज बदबू मारा जी, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? या उदासी से लड़ सकता है? बिल्कुल सही है। टायरोसिन अमीनो अम्ल उदासी को दूर करने में सक्षम है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। बिल्कुल, जो उदासी से लड़ सकता है टायरोसिन, तो यह भी काम कर सकता है। यह भी सही है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। बिल्कुल, ये दोनों काम जो टायरोसिन करता है ऊर्जा के लेवल को बढ़ाकर ही करता है। ठीक है। इसका मतलब गलत कौन है? यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा
कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये मुक्त मूलक रक्षा नहीं, लगता है मानव निर्मित दुर्गंध था। बैठ जाइए, ठीक है। आइए दोस्तों, प्रोटीन की प्रचुरता वाले हल्ला मत करिए। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित जो टायरोसिन है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। बिल्कुल गलत है। अब मुक्त मूलक क्या है दोस्तों? मुक्त मूलक क्या है? तो आप ये देखें कि शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए कई तरह के रासायनिक अभिक्रिया कोशिका में होती है। उन कई तरह के रासायनिक अभिक्रिया जो कोशिका में होती रहती है, उसके दौरान कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, कई प्रकार के आयन बाहर निकलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान मुक्त होने वाले कई प्रकार के आयन जो होते हैं, वे कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं और अंत में वे किसके कारण बनते हैं? तो बुढ़ापे को रोकने के लिए टायरोसिन उपयोगी नहीं है। आइए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। रेटिनॉल विटामिन ए नो, अब विटामिन ए कमी का सारा, विटामिन ए से जो सबसे प्रमुख रूप से प्रभावित होते कौन? यानी ए का क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल, यानी कि ई। टोकोफेरोल मतलब ई, टोकोफेरोल का मतलब विटामिन ई। अब विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बाध्यता, मतलब इनफर्टिलिटी, ठीक है, यानी कि जनन क्षमता कम हो जाना, जनन क्षमता कम हो जाना। बंधता को इंग्लिश में इनफर्टिलिटी कहते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाना। तो ये यानी कि विटामिन ई, तो यानी कि बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 और इससे घातक रक्तअल्पता, रक्तअल्पता का मतलब एनीमिया, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो ये 1। अब बच कौन गया? मानसिक व्याधि, इंग्लिश में से कहते हैं मेंटल डिप्रेशन, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन बी। और याद रखिएगा, सपने केवल कौन देखते हैं? स्तनधारी देखते हैं, मेमेलिया। मेमेलिया के अतिरिक्त अन्य कोई सपने नहीं देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि सांप अगर काट लिया ना, अगर एक कहावत नहीं चलता है कि नाग नागिन में एक को खत्म कर दीजिएगा तो खोज खोज कर काटेगा। ये बिल्कुल फेक है। उसके मस्तिष्क में इतना क्षमता नहीं कि कोई चीज याद रख सके, ठीक है, बिल्कुल फेक है। पक्षी क्या स्वप्न देखते हैं? नहीं देखते हैं। मानव सबसे ज्यादा स्वप्न देखते हैं। स्वप्न जितना, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा स्वप्न आ रहा तो उसका मस्तिष्क ज्यादा शार्प है। आपके मस्तिष्क जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा वे उतने ज्यादा सपने देखेंगे। तो सपने केवल कौन देखते हैं? मेमेलिया। सपने केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं। किसी भी व्यक्ति को सपने में ब्लैक एंड व्हाइट के अतिरिक्त कोई कलर दिखाई नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति जो रंगों का कारोबार करता है, यानी कि जो फैशन डिजाइनर है, उसके सपने में कभी कभी ब्लैक और व्हाइट की जगह अन्य रंग आ जाते हैं। नहीं तो सपने में केवल कौन से रंग आते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद सपने जो होते हैं वो बच्चे में केवल एक ही तरह के होते हैं। जैसे जब आदमी बच्चा रहता है, 10-12 साल तक रहता है, तो 10-12 साल के बच्चे को केवल एक ही तरह के सपने आते हैं और उन सपनों में उसे कोई मारने के लिए दौड़ता हुआ डर से भागता है। एक ही तरह के सपने। 12 वर्ष के बाद जो सपने हैं वे जिंदगी में जुड़े हुए घटनाओं से रिलेटेड होता है, ठीक है। 10-12 साल के बच्चे सपने ज्यादा देखते हैं, लेकिन एक ही तरह का सारा बच्चा, और सपने में देखता है कि कोई उसे मारने के लिए दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, ठीक है। और अंत में जब पकड़ने वाला होता है तब तक वो जग जाता है। आइए अगला 73। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है?
दोस्तों देखिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। हम आपको पहला ही प्रश्न तक लगभग शुरुआत में हम देखे थे कि विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में, लेकिन 2 विटामिन ए और के का निर्माण होता है। तो फिलहाल यहां विटामिन ए जो दे दिया ऑप्शन में, तो इसका आंसर हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ए ही होगा। दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। सही आंसर ए भी नहीं है, लेकिन कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं? ए दे सकते हैं। यानी ऐसा प्रश्न आए तो आपके पास ए विकल्प ही आंसर देने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं, अंकुर, तेल। कोई भी अंकुरित चीज होता है ना, जैसे मूंग, चना, कोई भी अंकुरित अनाज या दलहन पदार्थ है, वे विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। कोई भी अंकुरित खाद्य पदार्थ विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत इसमें कौन है? आम है। पपीता में ए और सी दोनों पाया जाता है, लेकिन पपीते से भी ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है। निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणुओं के द्वारा, बताइए दोस्तों, कौन? के। आंत के जीवाणुओं के द्वारा कौन होता है? के। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता? लोहा। किसके अवशोषण में? लोहा के अवशोषण में। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी, या मदर नहीं होगा, मटर होगा दोस्तों, मटर। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है मिर्च में। उपलब्ध विकल्प के अनुसार, उपलब्ध विकल्प के अनुसार सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होगा? मिर्च में होगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को न कहते हैं। अस्थिर रुग्णता, अस्थिर रुग्णता का मतलब हड्डी कमजोर, अस्थिर रुग्णता का मतलब हड्डी, तो विटामिन डी के कमी से अस्थिर यानी हड्डी कमजोर होता है, तो ये तो सही है। कोबालामीन यानी विटामिन बी12 संघातिक मतलब घातक, रक्तअल्पता मतलब एनीमिया। तो क्या विटामिन बी12 यानी कोबालिन से संघातिक रक्तअल्पता यानी घातक एनीमिया होता है? ये भी सही है। अब बेरी बेरी विटामिन बी1 के कमी से ना होता है। अब विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमिन न कहते हैं, तो इसका मतलब सी सम्मिलित नहीं है। हाँ देखिए, एंटीऑक्सीडेंट तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रखने में किस प्रकार सहायक है? तो ये शरीर के कोशिकाओं में, सॉरी ये नहीं होगा, ये शरीर में उपापचय के दौरान उत्पन्न होने वाले मुक्त मूलक को क्या कर देते हैं? निष्क्रिय बना देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट मुक्त मूलक समझे ना, हमारे शरीर के कोशिका में ढेर सारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उन रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं जो हमारे कोशिकाओं को क्या कर देते हैं? क्षतिग्रस्त कर देते हैं, या कोशिकाओं में कुछ इस तरह का चेंज ला देते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या हो? अनुपयोगी हो। उदाहरण के लिए जहां पर एलपीजी गैस भरा जा रहा है, मान लीजिए वहां पर एलपीजी गैस में ब्लास्ट हो गया तो आग लग जाता है ना, वही तरह का सिचुएशन कोशिका में ढेर सारा काम चल रहा है, और ढेर सारा काम चल रहा है तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं जो कोशिका को क्षतिग्रस्त करते रहते हैं, या कोशिका में ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जिससे कोशिकाएं जो है वो काम नहीं करता जो शरीर के लिए जरूरी है, और वो काम करने लगता जो शरीर के लिए जरूरी। तो कोशिकाओं में होने वाले उपापचय के दौरान या कोशिकाओं में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोशिकाओं को चेंज कर डालते हैं, कोशिकाओं के कार्यों को अवरुद्ध कर डालते हैं, उसी मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। उसी मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं दोस्तों? और ऐसे मुक्त मूलक को खत्म करता है कौन? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट किस में रहता है? हल्दी। हम जो अपने भोजन में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं वे उसमें सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट रहता है। टमाटर एंटीऑक्सीडेंट खासकर सब्जियों में होता है जिसमें हल्दी, टमाटर मुख्य है। और एंटीऑक्सीडेंट्स न सिर्फ उपापचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं बल्कि यह हमारे शरीर को कैंसर से भी बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट
सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि सेब में क्या रहता है? पोटेशियम, और पोटेशियम हृदय के धड़कन को नियंत्रित बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातु है। इनमें जो प्रभूत मतलब क्या? ज्यादा मात्रा में आवश्यक हुए कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। कॉपर ज्यादा मात्रा में आवश्यकता, बहुत कम मात्रा में, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपका आंसर होगा। फिर सी देखिएगा तो मोलिब्डेनम, एमओ जो है ये बहुत न्यून मात्रा में चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी देखिए मोलिब्डेनम है, ये आंसर नहीं होगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर कौन है? विटामिन क्या है? कार्बन। जितने भी जैव अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, विटामिन, सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। सभी जैव अणु क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन क्या है? कार्बनिक पदार्थ। एंजाइम क्या है? कार्बनिक पदार्थ। वसा क्या है? कार्बनिक पदार्थ। विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ। जैव अणु क्या है? कार्बनिक पदार्थ। 6 महीने से छोटे शिशु को पानी नहीं पिलानी चाहिए। क्यों? तो इसलिए नहीं कि शिशु के जो ब्रिक यानी कि किडनी उतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वे पानी के घुले तत्व को क्या कर सके? उत्सर्जित कर सके। यानी कि किडनी जो होते हैं बच्चे के, शिशु के, वे उतने ज्यादा योग्य नहीं होते हैं कि जो पानी से ऐसे तत्वों को अलग कर सके जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। कोबरा सांप के विष में लाइसोलेसीथीन पाया जाता है। लाइसोलेसीथीन पाया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक जल में घुलनशील है? तो ग्लाइकोजेन। आपको बताए थे पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजेन ही एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो जल में क्या है? घुलनशील है। चलिए दोस्तों, थोड़ा नंबरिंग गलत है, ठीक है? तो नंबरिंग गलत है, उससे क्या लेना देना? हमको क्वेश्चन है। तो जो 129 बोले थे आप रेडी हो जाइए। कितना प्रश्न अंदाज लगाए हैं? तो 129 से ज्यादा प्रश्न है ठीक है। आ जाइए दोस्तों, 67 पे आइए। भोजन का प्रमुख अंग कौन है? अगर पूरे भोजन को 5 भागों में बांटे तो 3 भाग केवल कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। 3 भाग केवल कौन होता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही अंत में जाकर क्या बनता है? और हमारे शरीर का मुख्य ईंधन क्या है? ग्लूकोज है। यानी पेट्रोल इंजन में जिस तरह पेट्रोल इंजन है, उसी तरह हमारे शरीर का ईंधन कौन है? ग्लूकोज। अब वसा प्रोटीन की उतनी ही जरूरत है जितना गाड़ी को मोबिल का जरूरत है। समझे कि नहीं समझे? कैप्सूल, जो कैप्सूल खाते हैं उसका आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। इसीलिए कैप्सूल जल में घुलता नहीं। आप जानते हैं स्टार्च जल में अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा कौन दे सकता है? सेलुलोज, माल्टोज, लैक्टोज टूट कर ग्लूकोज बनेगा तब ऊर्जा देगा। ग्लूकोज तो डायरेक्ट ऊर्जा दे सकता है क्योंकि इसका श्वसन में सीधा इस्तेमाल होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किसमें? ग्लाइकोजेन में। अब पौधों में पुनः संग्रह किसके रूप में? एथलीट को निम्न में किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में क्या? फिलहाल यहां ग्लूकोज ऑप्शन में नहीं है तो यहां हम कार्बोहाइड्रेट ही देंगे। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव का कारण है लैक्टिक एसिड का। अब दोस्तों लैक्टिक एसिड क्यों बनता है इसका बात हम अगले चैप्टर रिस्पिरेशन में करेंगे, ठीक है। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से। उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं से और कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा?
प्रोटीन होगा। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का, क्योंकि आपके शरीर में ग्रोथ तब होगा जब नए कोशिका बनेगा, और नए कोशिका बनने के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाला या उत्प्रेरित करने वाला कौन है? एंजाइम है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा 42 होता है सोयाबीन में। अब देखिएगा, सोयाबीन जो हम लोग खाते हैं न्यूट्रेला, वे सोयाबीन का बाय प्रोडक्ट है। ओरिजिनल सोयाबीन वो है जो खेतों में उगते हैं। जब सोयाबीन से सारे तेल निकाल लिए जाते हैं तब ये न्यूट्रेला के पैकेट में पैक होते हैं। हाँ, खा सकते, वो खाली है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन? सोयाबीन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं दालों से, अब मांसाहारी मांसों से। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुब्बर यानी इंग्लिश में हम्प कहते हैं। ऊंट में हम्प होता है ना, हम्प देसी गाय में भी होता है। देसी गाय जो एकदम सच में देसी गाय होगा उसके भी उसमें भी हम्प होता है। तो अपने कुब्बर में जमा चिकनाई का मतलब यहाँ क्या? वसा अम्ल या फैटी एसिड से है। फैटी एसिड का प्रयोग करके तो ऊंट के कुब्बर में चिकनाई यानी कि फैटी एसिड जमा रहता है, जिसका जल अपघटन होने के बाद किसकी प्राप्ति होती है? और इस तरह से वे पानी के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को कहा जाता है, और सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है? विटामिन को। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता कहां? और कौन विटामिन भंडारित नहीं होता है? जो जल में घुलता है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, इसका भंडारण मानव शरीर में संभव। आप पानी पीजिएगा, उसमें घुलकर मूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। थायमिन है विटामिन B1। शुष्का छिकोप, ये आंखों से संबंधित रोग है। शुष्का छिकोप, इसमें आंख लाल होते हैं और उसमें नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। लाल रहते हैं और नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और जब आंखों का सवाल हो तो विटामिन कौन होगा? ए होगा। निम्नलिखित में किस विटामिन के कमी के कारण मसूरों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी के कमी से एक रोग होता है अस्कर्वी, और ये अस्कर्वी रोग के ही लक्षण है। दोस्तों, विटामिन सी के कमी से क्या होता है? अस्कर्वी, और ये अस्कर्वी रोगों के ही लक्षण है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन सी। कोरोना हुआ था, देख रहा था प्रचार क्या, विटामिन सी की गोलियां प्रतिदिन 1 लेनी चाहिए। क्यों? इससे इम्यून सिस्टम विकसित होगा। इम्यून सिस्टम का विकसित होना ही प्रतिरक्षा प्रदान करना हुआ। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप, और धूप का बात हो तो सीधा कौन विटामिन? बी। धूप से कौन विटामिन? डी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए से ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन डी ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या देंगे? ए ऑप्शन में ना हो तो, दोनों ऑप्शन में हो तो डी। कोलेक, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का ना, विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ए विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों के समान क्रिया के लिए। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता का ह्रास होने लगता है, व्यक्ति इनफर्टिलिटी का शिकार होने लगता है।
मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से अगर चावल को पॉलिश करते हैं ना तो कौन चीज नष्ट हो जाता है? विटामिन B1 का नष्ट हो जाना होता है। अब विटामिन B1 के कमी से बेरी त्वचा से संबंधित रोग है। दांतों में निम्नलिखित से कैल्शियम और फास्फोरस होता है। दांतों के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट की भूमिका आम होती है। तो फॉस्फेट तो है नहीं तो कैल्शियम होगा। निम्नलिखित में किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति से है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी होने से भी दांत विकृत हो जाते हैं। दांत की विकृति मतलब जैसे दांत सटे सटे है ना, अब बहुत का देखिएगा दांत है बीच में खिड़की है, फिर दांत है बीच में खिड़की है, वह किसके कमी से होगा? फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन कम हो जाएगा तब भी दांत में विकृति आ जाएगी, फ्लोरीन अधिक हो जाएगा तब भी दांत में विकृति हो जाएगी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हम पढ़े थे पोटेशियम, और इसके लिए खाना चाहिए क्या? निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। कौन शैवाल दोस्तों? कौन शैवाल? लेबेनेरिया शैवाल। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक कौन है? कैल्शियम और फास्फोरस, दोनों। फास्फोरस ऑप्शन में था। हाँ, कैल्शियम की आवश्यकता किसमें है? मांसपेशियों कार्य करने में, खून के जमने में, हड्डियों, सब में है। खून के जमने में भी कैल्शियम की भूमिका होती है विटामिन के की तरह। पालक के पत्तों में आयरन। लौह आवश्यक यानी कि लोहा आवश्यक है आरबीसी के निर्माण में, समान स्वास्थ्य में, शरीर, ये सब होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? इसमें सेब होगा आंसर। इसमें क्या होगा? सेब। ऑप्शन के हिसाब से लोहे का सर्वोत्तम स्रोत सेब। अब पालक, अब करौंदा, तीन चीज अभी मिल गया लोहा। पहला करौंदा, पालक, अब फिर सेब। घातक रक्त अल्पता, ये तो हम कई बार आ गया है क्वेश्चन। विटामिन B12। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी? सुन, जल एक कैलोरी फ्री आहार है। जल एक कैलोरी फ्री आहार है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां है? मैसूर में है। कहां पर है दोस्तों? बच्चों में अंगों की अस्थियों का मुरझाना मतलब विटामिन डी की कमी। और बच्चों में विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर होता है, उसे रिकेटस कहते हैं। अब वयस्कों में जो होता है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? विटामिन, अब प्रमुख स्रोत विटामिन सी धान का चोकर। देखिए कौड मछली का नाम है। कौड किसका नाम है? एक विशेष प्रकार, जैसे रेहू कतला नाम सुने हो ना, उसी तरह एक मछली का प्रकार है क्या? और इसके यकृत तेल में सबसे ज्यादा विटामिन ए तथा डी पाया जाता है। ये विटामिन B2 नहीं पाया जाता है। कॉड यकृत तेल विटामिन ए और डी के प्रचुरतम स्रोत है, विटामिन ए के प्रचुरतम स्रोत नहीं है। विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जो किसकी अधिकता के कारण होता है? तांबा के अधिकता के कारण होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है जिसमें WBC की संख्या काफी बढ़ जाती है। मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका? लोहा का अभाव होता है। ठीक है, दूध में लोहा के अभाव होता है, फिर भी दूध को कंप्लीट फूड की संज्ञा दी गई है। सनशाइन तो विटामिन डी। सनशाइन विटामिन कौन है? विटामिन डी। निम्नलिखित में से विटामिन कौन है? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल को विटामिन B9 कहा जाता है। तो ये विटामिन
फोलिक अम्ल ही आपका विटामिन है, बाकी ग्लूटामिक अम्ल ये सब विटामिन नहीं है दोस्तों। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। प्रोटीन क्योंकि यह शरीर के निर्माण करता है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए, और प्रतिरक्षा भी बढ़ाने के लिए विटामिन सी। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन विटामिन नष्ट होगा? वही विटामिन नष्ट होगा जो जल में घुलता है। और कौन जल में घुलता है? आपको लगता है कि ये निकल जाएगा? तो आप धो दिए, अब विटामिन नष्ट हुआ, तो वही विटामिन नष्ट होगा जो जल में घुलता है। और जल में कौन घुलता है? तो एकदम जल को धोने से आपका विटामिन सी नष्ट होगा। जैसे चावल को एकदम रगड़ रगड़ कर धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B6 के कमी से पुरुष में क्या होता है? अरक्तता होता है, एनीमिया होता है। अरक्तता का मतलब एनीमिया। अब महिलाओं में ज्यादातर लोहा के कमी से एनीमिया होता है। परजीवी फसल स्वर्ण चावल यानी गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होते हैं। अब गोल्डन राइस जिस तरह हाइब्रिड ब्रिज आप जो समझते होंगे, हाइब्रिड ब्रिज, तो हाइब्रिड ब्रिज जो बनाए जाते हैं ना, वो एक विशेष प्रकार के बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। उसी तरह एक गोल्डन राइस किस्म तैयार की गई है जो विटामिन ए से क्या है? भरपूर है। केसिन दुग्ध एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। एक प्रकार का क्या दोस्तों? प्रोटीन है। निम्नलिखित में किसके उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित बसीय अल्कोहल। बसीय अल्कोहल को इंग्लिश में फैटी एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आहार में लवण का मतलब आप जो नमक खाते हैं उसका क्या प्रयोजन है? तो भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में या समुचित मात्रा में तब बनेगा जब आपके शरीर में क्या हो? क्लोरीन हो। और क्लोरीन का एक मुख्य स्रोत आपके द्वारा खाए गए लवण यानी कि सॉल्ट है। वसा में घुलनशील है कौन? नियासिन। नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं। विटामिन B3 जल में घुलनशील है, वसा में नहीं। टोकोफेरोल विटामिन ई ना, तो ये तो वसा में घुलनशील है, लेकिन नियासिन ये नहीं होगा। कैल्सीफेरोल डी तो घुलनशील है। कैरोटीन विटामिन ए ये भी घुलनशील है। टोकोफेरोल विटामिन ई ये भी घुलनशील है वसा में। तो आंसर क्या होगा? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना? शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। क्यों? तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। आपको भूख गर्मियों से ज्यादा ठंडी में लगता है, ज्यादा भूख लगता है। क्यों? तो ठंडी में शरीर का तापमान 37 डिग्री बनाए रखने के लिए शरीर को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म काफी तेज करना पड़ता है, जिसके लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो ज्यादा कैलोरी आपको चाहिए या ज्यादा भोजन चाहिए, इसलिए ज्यादा भूख लगेगा। अगला, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो पौधे में स्टार्च और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 4000 कैलोरी, किलो कैलोरी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? दूध। कहिए दोस्तों, क्लियर है? झूठ मूठ का आज क्वेश्चन नहीं करवाते, कुछ था नहीं चैप्टर में, लटकल रहा था। आइए दोस्तों, अगले क्लास में हम रिस्पिरेशन अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हाँ, 30 और 31 नंबर छूट गया। 30 और 31 निकालिए तो 30 और 31। चलिए दोस्तों, आइए ऑनलाइन वाले दोस्तों, आपका वीडियो रुक गया तो 30
तो फलों में पाए तो बता दिए थे, फलों में पाए जाने वाला शर्करा फ्रक्टोज है। शहद में पाए जाने वाला शर्करा, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज है। 31 नाइट्रोजन आवश्यक घटक है प्रोटीन का। लिपिड पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कार्बो यानी कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए केवल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन प्रोटीन निर्माण के लिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चाहिए। 78 नंबर, 78 नंबर यहां से निकलेगा। अच्छा, आइए 78 निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी। ऑप्शन के अनुसार मटर में विटामिन का स्रोत नहीं है, मटर दलहन पदार्थ ये प्रोटीन का स्रोत है। मूली और कद्दू में विभिन्न प्रकार के विटामिन रहते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं रहते हैं। उपलब्ध विकल्प में सबसे ज्यादा विटामिन सी मिर्च में ही होगा दोस्तों। बाईस विटामिन की खोज किसने की? फ्रैंक ने की। बस बिल्कुल याद रखने। एंजाइम की क्रिया से सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 45 डिग्री है। एक तापमान देगा तो ये शरीर का तापमान हो जाएगा। और उसके बाद 24 अमीनो एसिड श्रेणी का सबसे छोटा है प्रथम सदस्य ग्लाइसिन है दोस्तों, ग्लाइसिन है। हाँ दोस्तों, विटामिन एंजाइम और लिपिड नहीं पढ़ाए हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। 22, 23, 24 करवा दिए हैं विजय सिंह, कोई दिक्कत नहीं है उस प्रश्न में। 30, 31 ये तो कार्बाइड दिए। 30 फलों में पाए जाने वाला शर्करा फ्रक्टोज है। 31 हो ही गया। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।